Hello student, my name is Anil. Today we are going to start next chapter, periodic table and periodic classification of the elements. So in this chapter, we'll study how the elements are classified into different groups and period. So how this classification start? So we know that today we have nearly 118 elements, and if we study each element separately, it is very difficult. So these elements are divided into groups, okay, so that if we study one group, then we can have the property of the other elements present in that same group. So the first attempt was done by a scientist, a German scientist, Dobronier. In 1829, okay, so he given Dobronier triad. Okay, triad means a group of three elements. Triad means a group of three element. जो डोब्रिनियर थे उन्होंने क्या किया था, डोब्रिनियर ट्राइड दिया था जिसमें तीन एलिमेंट्स थे, और इस तीनों एलिमेंट्स एक ग्रुप के अंदर इस ट्राइड, मतलब एक ट्राइड जो था, ये जो ग्रुप था, इसके अंदर तीन एलिमेंट हैं, और जो तीन एलिमेंट हैं उन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या हैं, सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। अब उसने ये कहा कि जो हमारा जो मिडल इस ग्रुप के अंदर जो ट्राइड होगा, जो फर्स्ट और थर्ड है या लास्ट है, अगर उन एलिमेंट्स के मास का अगर मीन निकाल लें तो जो मिडल वाला जो एलिमेंट है उसका हमें क्या मिलेगा, एटॉमिक मास मिलेगा। ओके, so here I have taken one example of, suppose we have lithium and potassium. So we know that lithium mass is 7, potassium mass is 39. So if we find out the mean, then we get 23, and 23 is the mass of the sodium. That means between lithium and potassium we get the sodium atom. So now these three elements have same chemical property. Like this triad have made three triads, okay, Dobronier has made three triads. Another one is calcium, strontium and barium, and then chlorine, bromine and iodine. So like this he classified the few elements, 9 elements, into three groups, so their study can be easy. But he failed to arrange all the elements present at that time, so it became the limitations of drawback of Dobronier triad. So next attempt was done by another scientist, his name is Newland, okay. So Newland given a law that is known as law of octave. So according to him, if we arrange the element in increasing order of their mass, then the eighth element have the same property as of the first element, okay. मतलब अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते जाएं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, एक रिपीटिशन होगी, ओके, फर्स्ट एलिमेंट से
ओके, अरेंज करें तो जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच होगी। ओके, ये वही है जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं हमारे 7, उन्हीं के जैसे है, म्यूजिकल नोट्स की तरह पर है। ओके, जैसे सारेगामापा होते हैं ऐसे ही फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है 8th एलिमेंट्स के साथ क्या होंगी, मैच होगी। मतलब सेकंड की जो प्रॉपर्टी होगी 9th एलिमेंट के साथ, थर्ड प्रॉपर्टी 10th जो एलिमेंट के साथ मैच होगी। इस तरह से न्यूलैंड ने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ओके, सो दिस इज न्यूलैंड्स लॉ, बट न्यूलैंड्स लॉ is applied up to calcium only. That's become the limitation. Or keep in mind, when Newland's given this law of octave, noble gases were not discovered. तो जब भी हम एलिमेंट्स को जो अरेंज कर रहे हैं उनमें नोबल गैस को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, सो ड्रॉबैक क्या हुआ कि न्यूलैंड्स ने जो एलिमेंट्स थे उस टाइम पर, न्यूलैंड्स के टाइम पर नियरली वी हैव 56 एलिमेंट्स, तो उन 56 एलिमेंट्स में अप टू कैल्शियम तक ही वो क्या कर पाया, उनको अरेंज कर पाया। ठीक है, ये उसकी मेन जो ड्रॉबैक था वो था। कोबाल्ट तक अरेंज हुए। ओके, सेकंड जो ड्रॉबैक बना वो क्या था, जो न्यूलैंड्स थे उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट और निकल को एक ही स्लॉट के अंदर अरेंज कर दिया। सभी तो सिंगल सिंगल थे, लेकिन कोबाल्ट और निकल को एक ही साथ अरेंज कर दिया। और थर्ड क्या हुआ कि जो आयरन है वो क्या किया, कोबाल्ट और निकल से अलग कर दिया। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, कोबाल्ट, निकल और आयरन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो आयरन को कोबाल्ट और निकल से अलग रखा गया। तो ये तीन क्या बन गए, ड्रॉबैक बन गए न्यूलैंड्स के। ओके, नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब जो मेंडलीव थे उन्होंने एक लॉ दिया था इन 1869, एंड एट दैट टाइम ऑफ द मेंडलीव वी हैव 63 एलिमेंट्स। Okay, so according to Mendeleev, he said that if element have their hydride formula, common, अगर जो एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्राइड जो फॉर्मूलेज हैं अगर वो कॉमन हो, मान लेते हैं अगर हमारे पास सोडियम है और पोटेशियम है, इनके हाइड्राइड के फॉर्मूले क्या होंगे, NaH NKH। मीन्स जो इनका जो फॉर्मूला क्या बना, एक मेटल और हाइड्रोजन MH। तो इनके जो फॉर्मूले हैं, ये जनरल जो फॉर्मूला है हाइड्राइड का वो सेम है दोनों का। डेट मीन्स इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। अभी हाइड्राइड के लिए बोला, ऐसे ही उसने बोला ऑक्साइड के फॉर्मूले के साथ कि एलिमेंट्स ऑक्साइड फॉर्मूला अगर सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। ओके, इन्हीं का एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। तो फॉर्मूला क्या हुआ, M2O। तो ये जनरल जो फॉर्मूला है वो अगर सेम है तो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। अब जो पीरियोडिक टेबल जो था उसका बेसिक ही यही बनाया था उसने, डिवाइड करने का एलिमेंट्स को,
कि उनके फॉर्मूले को हम क्या लें, ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले को उनको बेसिक माने। ठीक है। और जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ये डिसाइड करेगा बाद में कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं आर फंक्शन ऑफ their एटॉमिक मास। तो डिस्कस करते हैं मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या था। मेंडलीव ने क्या किया, 63 कार्ड्स लिए, ओके, और 63 कार्ड्स के ऊपर हाइड्राइड और ऑक्साइड के फॉर्मूले लिखे। जो एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड्स के फॉर्मूले लिखे। अब जिस फॉर्मूले का जैसे मान लेते हैं R2O या M2O जो हमने लिया है, अगर हम इसको रखें और इसका जो फॉर्मूला बनता है M2O और हाइड्राइड का जो फॉर्मूला बनेगा MH, अब इस ग्रुप के अंदर उन्हीं एलिमेंट्स को रखे जाएंगे जिनके फॉर्मूले क्या होते हैं M2O और MH आएंगे। तो ऐसे ही तो उसने क्या किया, सभी फॉर्मूलोज को एक कार्ड के ऊपर रखा, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर, एक कार्ड के ऊपर एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स के ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले लिखे। देन ही पेस्टेड ऑल दिस cards, 63 cards on the wall. Then he find out that these elements, 63 elements, automatically arrange in their increasing order of atomic mass. तो वहाँ से ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया था कि उसने अरेंज तो ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूलों के बेस पे किया था, लेकिन ऑटोमेटिकली क्या हो गए थे, वो अरेंज हो गए थे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। और ये प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही है। और जैसे उसने अरेंज करने के लिए ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्म में अरेंज करने के लिए कुछ एम्प्टी स्पेस भी रखी थी पीरियोडिक टेबल के बीच में, और उसने ये कहा था कि जब भी एलिमेंट्स क्या होंगे, डिस्कवर होंगे, जिनके फॉर्मूले ये होंगे, वो यहीं पर फिट होंगे। ओके, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे। ओके, फिर जैसे स्कैंडियम और गैलियम जो ऐसे एलिमेंट्स थे, ओके, और जर्मेनियम, ये वो ऐसे एलिमेंट्स थे जो बाद में डिस्कवर हुए। ठीक है, और वहीं पर जो मेंडलीव ने जो खाली जगह छोड़ी थी वहां पर रखे गए। तो इस तरह से मेंडलीव ने क्या किया, एलिमेंट्स को डिवाइड किया। अब जो एलिमेंट्स को डिवाइड किया था उसमें क्या बनाया, उसने ग्रुप और कॉलम बना दिए थे। ठीक है, जब उनको प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए, उनको वेरीफाई करने के लिए उसने ग्रुप्स को, पीरियोडिक टेबल को ग्रुप और पीरियड्स में डिवाइड किया गया। नाउ लिमिटेशंस क्या बनी थी, लिमिटेशन जो लिमिटेशंस जो बनी वो क्या था कि जो मेंडलीव है वो आइसोटॉप्स जो हैं उनकी पोजीशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि आइसोटॉप जो हैं वो मास के ऊपर डिपेंडेंट है, और पीरियोडिक टेबल जो बना था मेंडलीव का वो मास, एटॉमिक मास के ऊपर ही था। तो आइसोटॉप की अलग मास होगी तो आइसोटॉप की पोजीशन भी क्या होगी, पीरियोडिक टेबल में अलग होगी। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था मेंडलीव। सेकेंड, उसने हाइड्रोजन की जो पोजीशन है उसको भी वेरीफाई नहीं कर पाया था, क्योंकि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज हमारी फर्स्ट ग्रुप के साथ मैच करती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज मैच करती हैं हमारे सेकेंड ग्रुप के साथ। तो हाइड्रोजन की पोजीशंस को, हाइड्रोजन की पोजीशन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, फिर जो हमारा एक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या था कि
दो एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में नहीं रखा गया था, ठीक है। वो हैं कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट और निकल, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रखा गया था। तो उसमें क्या किया था कि जो कोबाल्ट है इसका 58.9 मास होता है और निकल का होता है 58.7। तो इस तरह से अरेंज किया गया था। पहले कोबाल्ट रखा गया था और बाद में निकल। एक्चुअली में क्या होगा, कोबाल्ट पहले आएगा, कोबाल्ट बाद में आएगा, इट शुड कम लेटर, और निकल का मास कम होने की वजह से ये पहले आएगा, इट कम फर्स्ट। लेकिन मेंडलीव ने उल्टा लिखा हुआ था। So this become the drawback of the Mendeleev periodic table.